नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की भीड़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जिन्हें इंडिया ने चुना है, जिन्हें देखना चाहता है इंडिया, जिन खबरों को समझना चाहता है इंडिया। रोज हजारों लोग अपनी मनपसंद खबर को एबीपी ऐप पर चुनते हैं और आपकी राय के मुताबिक हम तैयार करते हैं ये खास शो इंडिया चाहता है। तो आज वो कौन सी खबरें हैं जिन्हें चुना है इंडिया ने, पहले वो जान लेते हैं। आपके सामने ग्राफिक्स में दिखाते हैं। बंगाल में कोयला का काला खेल, आज की ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर जो आज सबसे पहले हमारी फेहरिस्त में थी। दूसरे नंबर पे थी पीएम मोदी ने लगवाई वैक्सीन, आप कब लगवाएंगे। तीसरे नंबर थी बीजेपी कांग्रेस की पूजा पॉलिटिक्स। और चौथे ऑप्शन के तौर पर हमारे सामने था गैस सिलेंडर का महंगाई मार्च। पांचवा कांग्रेस के बागियों का अगला प्लान। और छठे नंबर की खबर थी म्यांमार में खूनी तानाशाही की चीनी साजिश। तो आइए अब देख लेते हैं कि किस खबर को सबसे अधिक इंडिया ने पसंद किया है। हमारी एक्सक्लूसिव खबर जो कि कोयला घोटाले को लेकर है, उसको 9% लोगों ने देखना चाहा है। वहीं पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने वाली खबर को 12% गैस सिलेंडर पर मार्च के पहले दिन ही पड़ी 25 रुपए की मार वाली खबर को सबसे ज्यादा 64% लोगों ने देखना पसंद किया है। तो जिस खबर को इंडिया सबसे ज्यादा देखना चाहता है, शुरुआत उसी खबर के साथ करते हैं। आप लोगों ने जिस खबर को सबसे ज्यादा देखना चाहा है वो है गैस सिलेंडर का महंगाई मार्च। ये मुद्दा इस देश की जनता का है, हर घर से, हर जेब से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरुआत इसी खबर से करते हैं। पेट्रोल डीजल की तरह एलपीजी सिलेंडर का महंगाई मार्च जारी है। आज 1 मार्च है और मार्च महीने के पहले ही दिन लोगों पर एक बार फिर महंगे सिलेंडर की मार पड़ गई है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर का दाम अब 819 रुपए हो गया है। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 95 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में अब 19 किलो का सिलेंडर 1614 रुपए का मिलेगा। नई दरें कल रात से ही लागू कर दी गई हैं। साल 2020 में कोरोना ने लोगों की जेब में छेद कर दिया था, आर्थिक स्थिति की कमर तोड़कर रख दी थी। तो 2021 में महंगाई के मार ने जीना मुश्किल कर रखा है। आम आदमी करा रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से घर से निकलना पहले ही मुश्किल हो गया था, अब घर में खाना बनाना भी महंगा होता जा रहा है। आम आदमी करे भी तो क्या करे। गैस का दाम तो 125 रुपये और सब्सिडी पहले आती थी वो भी बंद हो रखी है लॉकडाउन के चक्कर में। मुझे ऐसा लगता है सोने के दाम के जितना ही हो रहा है अब चीज के दाम। महंगा होने दो, सस्ता होने दो, लेना ही पड़ेगा। हम लोग भी बहुत दिक्कत होती है, बच्चे का घर का खर्चा कम भाव करना चाहिए। सिलेंडर के दाम जितने भी बढ़ा रहे हैं उसको कम करें, घर चलाने में खर्चा हो। लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। राहुल विश्वकर्मा नाम के हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि ट्विटर की गैस सिलेंडर आज फिर 25 रुपए महंगा हो गया। शेर तो किसी तरीके से पाल लेंगे, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो परिवार पालना मुश्किल हो जाएगा। यह आम लोगों की आवाज है। शहर कोई भी हो, दर्द सबका एक ही है। और हो भी क्यों ना, 1 दिसंबर 2020 से 1 मार्च 2021 यानी पिछले 3 महीने में एलपीजी सिलेंडर के दाम 225 रुपए बढ़ गए हैं। इसको अब आपको विस्तार से समझाते हैं। 1 दिसंबर को सिलेंडर का रेट 594 रुपए से बढ़कर 644 कर दिया गया था, यानी एक झटके में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। 1 जनवरी को सिलेंडर के दामों में फिर 50 रुपए का इजाफा हुआ और कीमत 644 रुपए से बढ़ाकर 694 रुपए प्रति सिलेंडर पहुंच गई थी। इसके बाद भी सिलसिला नहीं थमा। पहले तो हर महीने में एक बार दाम बढ़ रहे थे, लेकिन फरवरी में तो हद ही हो गई। 4 फरवरी को सिलेंडर के दाम 694 रुपए से 719 रुपए प्रति सिलेंडर किए गए, यानी एक सिलेंडर पर 25 रुपए का इजाफा। और फरवरी महीने में महंगाई का दूसरा झटका 15 तारीख को फिर लगा।
घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 719 से बढ़ाकर 769 कर दी गई, यानी 50 रुपए की और वृद्धि। फरवरी के महीने में घर का बजट बिगाड़ने वाला महीना रहा। 25 फरवरी को फिर सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। सिलेंडर की कीमत 769 से बढ़ाकर 794 कर दी गई, यानी और 25 रुपए का इजाफा। 1 मार्च यानी आज के दिन सिलेंडर के दामों में और 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अब ये 794 से बढ़कर 819 रुपए का हो गया है। 1 दिसंबर से लेकर 1 मार्च तक 6 बार सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। इनमें से 3 बार तो सिर्फ फरवरी के महीने में ही बढ़े हैं। फरवरी के महीने में सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए का इजाफा हुआ था और अभी तो मार्च की आज पहली ही तारीख है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ दिनों पहले कहा था कि सिलेंडर की कीमतों में ये बढ़ोतरी सर्दी के चलते हैं, गर्मी आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम यहाँ पर ये बात अंडरलाइन करते हैं, आपको बता दें कि जिस फरवरी में सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़े वो पिछले कई दशकों की सबसे गर्म फरवरी थी। अब अगर सिलेंडर के दाम मौसम तय करते हैं तो फिर गर्म मौसम में आम आदमी पर महंगाई की मार क्यों पड़ रही है? इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। कब तक उम्मीद है सर कम होने का? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। नवंबर 2020 की शुरुआत में कोयला घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई थी। धीरे धीरे कर कोयला घोटाला, जो कि हमारी एक ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, ये वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो आपको जरूर देखनी चाहिए, जिससे साफ होगा कि बंगाल के चुनावों में ये कोयला घोटाला कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। धीरे धीरे 20,000 करोड़ के इस घोटाले का सच अब सामने आ रहा है। कुछ तस्वीर हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हमने अपने रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी को कोयला के उस इलाके में भेजा, कोयला के इस पूरे खेल को समझने के लिए, जहां से इस पूरे मामले का जनक हुआ। कौन है वो लाला? क्यों बंगाल के चुनावों में इस लाला को लेकर इतनी ज्यादा राजनीति हो रही है? अब हम रुक करते हैं अपने एक्सक्लूसिव पड़ताल वाली खबर की ओर, उस खबर की ओर जिसने बंगाल में चुनाव का पारा गर्म कर रखा है। कोयला घोटाले की जिसके मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला की चर्चा गृह मंत्री अमित शाह तक कर चुके हैं, और जिस कोयले में लगी घोटाले की आग की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच रही है। हम आपको लाला के गांव तक ले चलेंगे, एक्सक्लूसिव स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि यह कितना बड़ा कोयला घोटाला है। कोयला घोटाले से जुड़ी रकम 20,000 करोड़ की है। एक नहीं, कई राज्यों में फैला है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से घोटाले के तार सीधे तौर पर जुड़े हैं। करीब 50,000 लोग इस मास्टरमाइंड अनूप मांझी यानी लाला के लिए काम करते थे। करीब 2 दर्जन कोयला कंपनियां और फैक्ट्रियां लाला के नाम पर हैं। अब इसमें जो संपत्तियां कुर्क होंगी उसकी कीमत, जिसका अनुमान करीब 1,000 करोड़ के आसपास है। इस पैसे से जमीन, फ्लैट, होटल, मॉल और रिजॉर्ट खरीदे गए हैं। 15 साल से नेताओं, अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से लाला इस घोटाले को अंजाम दे रहा था। तो फिर आपको हम लिए चलते हैं लाला के गांव में, जहां से उसका खौफ ऐसा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन हमारे रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी ने जान की बाजी लगाकर गांव में जाकर सच्चाई की तहकीकात की है। बंगाल में सियासी घमासान हो गया है तेज। सुलगाई जा रही है कोयला घोटाले की आंच। लाला के नाम से हो रहा है अपराध। क्या बचा पाएंगी ममता केला इस बार? यही सवाल पश्चिम बंगाल में पूछा जा रहा है। बीजेपी अनूप मांझी उर्फ लाला के कोयला घोटाले को हथियार बनाकर हमले कर रही है। मैं कल लाला जी के यहाँ कोई रेड पड़ा है, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, और ममता जी ने रिएक्शन दिया। ममता जी पहले जरा लाला जी से अपने रिश्ते उजागर कर दे, सार्वजनिक कर दे कि उनको क्यों इतनी चिंता हो रही है। कोयले की रेवेन्यू राज्य सरकार को भी मिलती है, केंद्र सरकार को भी मिलती है।
कोयले की रेवेन्यू की चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए इतना क्यों चिंता हो रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाला के नाम का जिक्र किया था। उसी लाला का कनेक्शन अब पश्चिम बंगाल में गहरे पैठा नजर आ रहा है। कोलकाता से पुरुलिया जिले के भामुरिया गांव की दूरी है 238 किलोमीटर। लाला का कनेक्शन खोजने एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी पहुंचे भामुरिया गांव। अनूप माझी उर्फ लाला, जिसके गांव में उसके खिलाफ कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, वहां जाने से पहले सीसीटीवी की निगरानी में आप होते हैं। उस गांव भामुरिया जा रहा है एबीपी न्यूज़। और देखिए, हम करीब 1 किलोमीटर पहले हैं और अब हम उस गांव में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। और जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि यहाँ कई जगह सीसीटीवी कैमरे केवल इसलिए लगे हैं कि लाला को ये पता चल सके या उसके लोग ये जान सकें कि यहाँ कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। बंगाल के आसनसोल के भामुरिया गांव में कभी अनूप माझी साइकिल पर मछलियां बेचता था, लेकिन कोयले के काले कारोबार से उसने 20,000 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली। हम जैसे ही लाला के गांव पहुंचे, हमें देखकर लोग घरों के अंदर जाने लगे। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया, सिर्फ इक्का दुक्का लोग बाहर नजर आए। अनूप माझी उर्फ लाला का ये गांव है भामुरिया, लेकिन यकीन मानिए, हम जब ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं तो हम भी खौफजदा हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ आकर हमसे पूछ रहा है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ये भामुरिया गांव देखिए यहाँ पर है, और ये जो पूरा दुर्गा पंडाल की तैयारी चल रही है, यहाँ पर आपको देख पाएंगे आप। किसी तरह से दुर्गा पूजा करवाता था लाला, और इस बार भी तैयारी चल रही है। लेकिन यहाँ कोई एक सज्जन जा रहे हैं। ये बताओ भैया, ये बताओ कि क्या बोलते हैं, लाला को जानते हो आप? नहीं, हम नहीं। आप तो यहीं के रहने वाले हो? नहीं। कहाँ के हो? बाहर के हो। तो कौन करवा रहा है दुर्गा पूजा? मालूम नहीं हमको। भैया लाला का गांव कौन सा है? हम तो नहीं जानता। नहीं जानता है? अच्छा, एक सेकंड भैया, एक सेकंड। ये लाला का गांव कौन सा है? हम नहीं है? नहीं मालूम। देखिए, जैसे ही मैं उस आदमी के पास पहुंच रहा हूं, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उनसे केवल इतना पूछूंगा कि लाला कौन है, लाला का गांव है। ये बताइए, ये लाला का गांव कौन सा है? ये सच्चाई है और ये हकीकत है। हमने जिन लोगों से भी लाला के बारे में बात करने की कोशिश की, वो हमसे दूर भागते गए। कुछ बोले भी, लेकिन खुलकर नहीं। अंदर में। अंदर में? कहाँ? भुमरिया ही है ना? भुमरिया। तो यही है ना गांव? तो रहता कहाँ है वो? वो अब कहाँ रहता है वो तो मालूम नहीं है। वो लोग तो बड़ा आदमी होगा। बड़ा आदमी भाई, चलिए, 1-2 आदमी ने हिम्मत दिखाया कि वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है। लेकिन वो जो बाइक जा रही है, देखिए मैं बार बार उसको बता रहा हूँ, वो बाइक हमको लगातार फॉलो कर रही है। देखा आपने, एक भी शख्स लाला के बारे में खुलकर नहीं बोला, पर कुछ लोग उल्टा हम पर हमलावर हो गए और नतीजा हमें लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये जांच का अंत नहीं था। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि कोयला घोटाला क्या था और कैसे कोयला घोटाले को अंजाम दिया जाता था। दरअसल नवंबर 2020 की शुरुआत में कोयला घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई और धीरे धीरे सामने आया 20,000 करोड़ के काले घोटाले का ये सच। सीबीआई ने कोयला तस्कर अनूप माझी उर्फ लाला के खिलाफ केस दर्ज किया। पिछले साल 27 नवंबर को ईसीएल के कर्मचारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। कोयला घोटाले में बंद पड़ी खदानों से अवैध रूप से कोयला का खनन किया जाता था। ये जांच के दायरे में है कि क्या ये खदानें जानबूझकर बंद की गई। अवैध कोयले को अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ना तो खनन पर और ना ही ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई भी टैक्स दिया जाता था। इस कोयले को सरकारी दाम से कम दाम पर बेच दिया जाता था, यानी सरकार के नुकसान पर फायदा लाला और उसके सहयोगियों को हो रहा था। तो ये भ्रष्टाचार का नेक्सस कैसे काम करता था और कैसे भ्रष्टाचार का काला कोयला निकलता था, इसकी मुकम्मल पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज ने किया है एक स्टिंग ऑपरेशन। देखिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंगाल के आसनसोल में कैमरे के सामने कोई भी लाला के ठिकानों के बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं था, इसलिए हमने खुद को कोयला खरीदार बताया। इसके बाद हमें पहुंचा दिया गया आसनसोल से करीब 20 किलोमीटर दूर लाला की सेटिंग जानने वाले एक एजेंट के पास, जो दिखाने के लिए ढाबा भी चलाता था। ये कौन सा जिला है? ये बर्धमान, ये डिस्ट्रिक्ट आपका बर्धमान पड़ेगा। बंगाल का? हाँ जी।
अच्छा, तो यहाँ से कितनी दूर है जहाँ आप कोयला बोल रहे हैं दिलवा देंगे? ये तो 6 किलोमीटर आगे है। ये जितना चिमनी भट्टा चल रहा है बड़ा बड़ा जो पाइप वाला दिख रहा है, हाँ। वो टोटल सब अवैध कोयला लेता है। तो अवैध देता कौन है? अरे देने वाला साइकिल वाला है। साइकिल वाला को जितना साइकिल वाला है सब पुलिस सेटिंग है। हाँ। पुलिस पैसा लेता है। हाँ। उसके बाद जो है सो अपना चल रहा है ये सब भट्टा। तो और क्या बोलते हैं ये जो आप कौन सा जगह का नाम बताए हो अभी? तेंदुआ साइड में। तो तेंदुआ में बड़ा बड़ा माइन है। हाँ। इसके बाद इस ढाबे वाले ने लाला का सच उगलना शुरू कर दिया कि कैसे पुलिस के मिलीभगत से खदानों से अवैध कोयला निकाला जाता था। हमसे बातचीत के बाद वो इस बात के लिए भी तैयार हो गया कि वो दूसरे दिन हमें तेंदुआ लेकर जाएगा, जहाँ लीगल खदान से लोग कोयले का अवैध कारोबार करते हैं। नहीं तो ट्रक से मान लीजिए अवैध हमको ले जाना हो तो फिर वहीं से माल लोड हो जाएगा। वो पूरा गांव एक तरफ रहता है, पूरे गांव वाला ही एक ट्रक लोड करा देगा आपको। ऐसा आदमी से मुलाकात कराएंगे जो आपको पूरा गाँव वाला मिल के आपको जितना माल ले जाइएगा 2, 4, 5 ट्रक तो लोड करा देगा एक दिन में। जितना माल लीजिएगा 10 ट्रक 5 ट्रक। हाँ। पहले यहाँ बहुत बड़ा आदमी था जो कि अभी ममता बनर्जी उसको जो है अरेस्ट करवा दिया। नहीं तो उसका पहले कोयला इतना बड़ा आदमी वो थे। हाँ हाँ। जो कि उनका नाम पे कोयला इधर फेंका रहता रहा और जो बोल देगा वो एसपी डीएसपी एमपी तक उसका माने मुख्यमंत्री से उसका कॉन्टेक्ट था। उसका नाम पे पेड़ कटता था। अच्छा, और वो पेड़ लाला की बात कर रहे हो क्या आप? हाँ जी। ढाबे में काम करने वाले इस एजेंट ने हमें तेंदुआ और दूसरे खदानों को दिखाया। इस दौरान उसने कई अहम खुलासे किए जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बंगाल में मतलब अवैध कोयला में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमको आप बोल दे कि लक्ष्मण भाई तू कोयला माल हम पैसे दिए तू माल खरीद के रख, अब ले जाने का शक्ति आपका, खरीद के हम रख देंगे। जितना बोलिएगा कोयला 2-4 ट्रक हम खरीद के रख सकते हैं। माल ले जाने के लिए फिर पूरा पुलिस को कांटेक्ट होगा आपको, बॉर्डर में आपको पकड़ नहीं तो लाला का जब जाता था तो पुलिस का कांटेक्ट था उसका? हाँ। अरे उसका पेड़ कटता था भाई, उसका नाम पे मुख्यमंत्री से उसका ऑर्डर था। उसका नाम पे जो पुलिस देख लगा हाँ पेड़ कटने का माने क्या मतलब उसका जहाँ तक माल जाएगा कोई नहीं पकड़ सकता है। इस स्टेट से दूसरे स्टेट भी उसका पेड़ कटना माने क्या? डायरेक्ट उसका मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री सब जगह कांटेक्ट है उसका। लेकिन जैसे उसे ये एहसास हुआ कि हम दरअसल एक न्यूज चैनल से हैं, उसके बाद उसने मुंह से लिया। बताइए जहाँ आप लेके जा रहे हैं वहाँ जो कोयला है वो ECL BCL का नहीं है, वो गाँव वाले का है? नहीं सर, वो है BCCL के अंडर में। अच्छा, समझे सर। किंतु रात में वहाँ छूट रहता है। पहले पुलिस बोल देता था कि हमारा जब सायरन बजेगा तो सारा का सारा भाग जाना। जैसे कि बड़ा बड़ा चेक इन आया, कहीं ऊपर से चेक इन आया, तो पहले पुलिस वाला का ऑर्डर था कि हम जैसे मेरा सायरन बजा कि सब भाग जाओ। खदान BCCL का? जी हाँ, छूट दिया जाता है इसमें। छूट कैसे देंगे यार? कुछ सेटिंग है भाई, ऊपर से नीचे तक सेटिंग है। छूट कैसे देगा? तो छूट मतलब जाओ निकाल लो, निकालो ले जाओ। 2 घंटा तक 2 घंटा टाइम दिया जाता है। 2 घंटा तक 100-150 आदमी घुसा उसके अंदर। रात में जैसे मेला रहता है उस तरह का मेला रहता है। सब अपना अपना गैती सब कुदारा बेलचा लेके गया, सब अपना अपना निकाला। हाँ। फिर रात को 12 बजे 11 बजे से शुरू होता है, 2 बजे रात तक रहता है छूट। 2 बजे के बाद पुलिस का सायरन बजेगा, सब अपना अपना भागेगा निकल के। कहीं बड़ा चेक इन आए तो पहले खबर पता चल जाता है कि भाई आज चेक इन आने वाला, भाग जाओ। हमारी जांच में सामने आया कि कोयला निकालने के लिए एक समानांतर नेटवर्क खड़ा था। कोयला बेचने के लिए भी नेटवर्क तैयार था जिसमें एजेंटों को बाकायदा पेमेंट की जाती थी। यानी कोयले के काले खेल में हर किसी का हिस्सा है। अब तक आप समझ गए होंगे कि लाला का खेल कैसे चल रहा था। आखिर अनूप माझी और लाला के लिए कैसे पुलिस से लेकर दूसरे संबंधित अधिकारी मुस्तैद रहते थे और कैसे उसके भ्रष्टाचार का ट्रक कई राज्यों में दौड़ता था, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि इस कोयला घोटाले की कालिक किन चेहरों पर पड़ रही है। अनूप माझी उर्फ लाला का दाहिना हाथ था जयदीप मंडल। ये वो तस्वीर है अनूप माझी की। उनका एक साथी थे जयदीप मंडल। मंडल हावड़ा के 2 व्यवसायी अमित सिंह और नीरज सिंह के पास पैसा पहुंचाता था, एक अमित सिंह और एक नीरज सिंह। और इसके बाद बारी आती है व्यापारी रणधीर बरनवाल की, जिनके ऊपर ईडी की रेड भी पड़ी है। आप जानते हैं ये पूरा नेक्सस है। सीबीआई के सूत्रों का दावा है कि उनके हाथों से होते हुए ये रुपए पहुंच जाते थे अभिषेक बनर्जी के करीबी नेता विनय मिश्रा के। विनय मिश्रा तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं। विनय मिश्रा के घर पर 31 दिसंबर 2020 को छापा मारा गया और विनय मिश्रा ही वो चेहरा है, वो व्यक्ति रहा
जो अभिषेक की पत्नी तक ये पैसा घुमा फिरा कर पहुंचाता रहा, रुजिरा तक, और उनकी साली मेनका के विदेशी अकाउंटों में ये पैसा विनय मिश्रा के जरिए पहुंचा है। ये सीबीआई की सूत्र, सीबीआई की तफ्तीश जो है वो इस ओर इशारा कर रही है। इसीलिए रुजिरा और मेनका से पूछताछ भी की गई है। और ये सब खुलासा तब हुआ जब लाला के 9 ट्रक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये देखिए, ये ओपन कास्ट माइनिंग है और ये झारखंड के धनबाद का ओपन कास्ट माइनिंग है। यहाँ जिस तरीके से कोयला निकाला जा रहा है और जिस तरह से गाड़ियों में लोड किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हाईवा हैं, ट्रक हैं, आप देख सक रहे होंगे, ये सब लीगल है। आप सोचिए कि इसी तरह की ओपन कास्ट माइनिंग कोई अवैध रूप से संचालित करने लगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि झारखंड की धनबाद पुलिस ने जिन 9 गाड़ियों को पकड़ा है उसका कनेक्शन लाला से था। पुरुलिया ही नहीं, झारखंड के धनबाद में भी इसी तरह की कोयला खदानों में अनूप मांझी उर्फ लाला का कोयले का सबसे ज्यादा अवैध कारोबार चलता था। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए हम धनबाद के एसएसपी विक्रम मिन से मिले। धनबाद पुलिस ने लाला के 9 ट्रक पकड़े थे, जिसके बाद 20 रुपए के कोड से चलने वाला 20,000 के काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ था। ये अवैध कोयले का व्यापार काफ़ी समय से हम लोगों की जानकारी में था कि बीच बीच में रह करके कुछ एक इलाकों में से कोयला निकलता है और धनबाद के जीटी रोड के इलाके से होकर के बनारस की मंडियों में जाता है। तो इसकी सूचना के आधार पर पिछले साल नवंबर माह में हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि एक पर्टिकुलर डेट में कुछ कोयले की ट्रक निकल रहे हैं। तो उसी सूचना पर हमारे द्वारा यहाँ पर टीम गठित की गई और निरसा क्षेत्र में 7 ट्रक और गोविंदपुर क्षेत्र में 2 ट्रक, कुल मिलाकर के 9 ट्रक पकड़े गए जो कि बनारस की मंडियों में भेजे जा रहे थे। इसके बाद हम सीधे पहुंचे धनबाद जिले के निरसा थाने, जहां की पुलिस ने लाला के 9 ट्रक पकड़े थे। हम उसी जीटी रोड पर पहुंचे जहां ट्रक पकड़े गए थे। उन्हीं अधिकारियों से जाना कि 2 नवंबर की रात 2:45 पर कैसे लाला का राज फाश हुआ था। बताया गया कि लाला के ट्रकों को पकड़ने के लिए कोलकाता से बनारस को जोड़ने वाली सड़क को जाम कराया गया था। हम लोगों ने उसको रोकने का इशारा किया था, पता हम लोगों को था, गाड़ियों का नंबर भी मिल गया था। तो वो गाड़ियां तेजी से वो भगाने लगे थे, नहीं रोके थे। तो हम लोग आप कह रहे हैं कि आपके रोकने के बाद भी गाड़ियों को नहीं रोक रहे थे वो? नहीं रोक रहे थे। फिर क्या किया आप लोगों ने? तो हम लोग ओवरटेक करके आगे जाके हम लोगों ने कुछ आगे जाके ओवरटेक किए थे। इसी सड़क में, जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, ये क्या किधर, जरा इशारा करके बताइए जो मैं दिखा सकूं। गोविंदपुर तरफ जा रहे थे, तो गाड़ियाँ भी हम लोग ओवरटेक कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक्सीडेंट हो जाएगा। वो ऐसे करना चाह भी रहा था गाड़ियाँ, तो हम लोग ओवरटेक करके उसको गाड़ियों को जाम कर दिए। आगे कुछ जाके गाड़ियों को रोक करके उसको जाम कर दिए और फिर अच्छा, मतलब आप लोगों ने सुनियोजित तरीके से जाम लगा दिया, सड़क पर लगा दिए थे। तो फिर सारी गाड़ियां रुक गई। उसमें से हम लोगों ने सारा गाड़ियां को चेक किया था और पीछे ना लौटे, इसलिए हमने पीछा जो मेरा थाना है, मैथन है, गल्फरबाड़ी है, उधर मैंने टोल प्लाजा की तरफ जाम कर दिया था ताकि पीछे भी नहीं भाग सके। इसी हाईवे पर ट्रकों को रोकना यानी जान जोखिम में डालना, क्योंकि ट्रक चालक अक्सर रुकते नहीं और कई बार तो पुलिस कर्मियों पर ट्रक चढ़ाकर फरार हो जाते हैं। रात के अंधेरे में कैसे पार होते थे ट्रक, ये समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने व्यस्त जीटी रोड पर ट्रक से सफर किया। करीब 40 ट्रकों को रोकने का प्रयास किया धनबाद पुलिस ने, लेकिन ट्रक वाले रात को पुलिस का टॉर्च देखते ही ट्रक को आगे बढ़ा देते हैं। और कितना मुश्किल है जीटी रोड में ट्रकों को रोकना, ये समझाने के लिए मैं एक ट्रक में ही सवार होकर चलता हूं। धनबाद पुलिस की मदद से आखिरकार एक ट्रक रुका और फिर देखिए, मैं आपको बता सकूं कि कितनी ऊंचाइयों में और कहां जाकर आपको मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ ट्रक जो है वो इस जीटी रोड से निकलकर जाता है कोयले का अवैध परिवहन लेकर। ट्रक के ऊपर से हम आपको केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि लाला के ट्रक जिस सड़क से सालों से गुजर रहे थे वो कोई आम सड़क नहीं है। यहाँ से दिन भर में हजारों गाड़ियां पार होती हैं। अब समझिए कि लाला का जो ट्रक होता था कोयला से भरा हुआ, वो कैसे पार होता था। ये समझाने के लिए मैं करीब 11 बजे रात धनबाद के उस जीटी रोड में हूं जहां से 9 ट्रक पकड़े गए हैं और मैं ट्रक में ही चल रहा हूं। दुर्गेश दिखाइए जरा, ये जीटी रोड है
और ये जीटी सड़क इसको कहा जाता है। और यहाँ ट्रकों को रोकना पुलिस वालों के लिए बहुत कठिन काम है, या यूँ कहिए कि ट्रक वाले कई ऐसे हादसे हो चुके हैं कि ट्रक को रोकते ही नहीं हैं। और जैसा कि हमारे विजुअल में आप देख पा रहे होंगे कि ट्रकों को रोकने के लिए कई बार टॉर्च लगाकर पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि वो गाड़ी को रोकें, लेकिन जिसमें अवैध कोयला होता है वो गाड़ी रुकती ही नहीं है। और इसीलिए जो 9 ट्रक धनबाद में पकड़े गए उसको रोकने के लिए पहले बाकायदा जाम लगाया गया, तब 9 ट्रकों को रोककर उनसे पूछताछ हुई। पता चला कि ये जो कोयला ले जाया जा रहा है उस कोयले का कोई कागज ही उनके पास नहीं है। इस पूरे खेल में 20 रुपए का नोट काम करता था। लाला के ट्रक चालकों के पास अवैध कागजों के साथ साथ 20 रुपए का नोट लगा होता था, जो संबंधित अधिकारियों के लिए संदेश की तरह होता था। और इस तरह ट्रक बेरोक टोक आगे बढ़ते जाते थे। लेकिन 20 रुपए की टिकट दिखाकर जो लूट हुई वो 20,000 करोड़ की थी, और जिसके तार अधिकारियों से लेकर नेताओं तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस कनेक्शन की खोज में सीबीआई और ईडी इन दिनों छापे। इंडिया चाहता है कोरोना से जल्द मुक्ति मिले। इस कड़ी में कोरोना वैक्सीन का दूसरा दौर आज से शुरू हुआ। इस चरण की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने वो काम कर दिया जो कि पूरा का पूरा इंडिया चाहता है। एक ऐसा कदम जिसने सियासी तौर पर उनके विरोधियों को चित्त कर दिया, तो देश के लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता भी पैदा की। दूसरे दौर की शुरुआत के पहले ही दिन अचानक पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। पीएम को दिल्ली के एम्स अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज दी गई। मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को चुना। सुबह 6:25 पर मोदी को ये वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगने के बाद करीब 35 मिनट तक वो डॉक्टरों की निगरानी में ही रहे। वो तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी 6:25 के आसपास इस वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे। वहां पर डॉक्टर गुलेरिया मौजूद थे और साथ में नर्सिंग स्टाफ भी। पहले फॉर्म भरा गया। आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आपको आपत्ति नहीं है, आप होशो हवास में वैक्सीन लगवा रहे हैं। और उसके बाद अपने बाजू पर वैक्सीन का टीका लगवाया। टीका लगवाने के करीब 35 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी वहीं वैक्सीनेशन सेंटर में रुके रहे, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है कि शुरुआती आधे घंटे आपको वहां बिताने पड़ते हैं ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो तुरंत पता लग जाए। ठीक 7 बजे पीएम मोदी एम्स के अपने घर के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री को दूसरी डोज अब 28 दिन बाद दी जाएगी। दूसरे दौर में 60 साल से ऊपर के नागरिकों को टीका लगना है। इसके अलावा गंभीर बीमारी वाले 45 साल के ऊपर के लोग भी अब टीका लगवा सकते हैं। वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों में डर है, खास तौर से बुजुर्गों में, लेकिन अब खुद पीएम ने टीका लगवाकर लोगों को ये संदेश दिया कि डरने की कतई जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को चुनकर इस वैक्सीन पर उठ रहे तमाम सारे सवालों को भी विराम दे दिया है। एम्स में वैक्सीनेशन के दौरान पीएम मोदी के सेंस ऑफ ह्यूमर की झलक भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद स्टाफ से उनके बारे में जानकारी ली। माहौल को हल्का करने के लिए मोदी ने नर्सों से मजाक किया और पूछा कि जिस सीरीन से वो वैक्सीन लगाने वाली है वो जानवरों को लगाने वाली मोटी सुई वाली तो नहीं है। पीएम के सवाल को नर्स समझ नहीं पाई। तब पीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा कि नेताओं के बारे में कहा जाता है कि उनकी खाल मोटी होती है, इसीलिए उन्हें लगा कि शायद आपने नेताओं के लिए मोटी सुई का इंतजाम किया हो। पीएम के इस मजाक से पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। सर ने ये भी बोला था कि कौन सा वाले सुई लेके आए हो, वेटनरी हॉस्पिटल वाला मोटा सुई ले आए कि नहीं। तो फिर हम लोग हंस पड़े वहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि पॉलिटिशियन की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसीलिए मोटा वाला सिरिंज लाना करके। तो फिर हम लोग हंस रहे थे। उसके बाद हमने बोला नहीं सर, नॉर्मल वैक्सीनेशन सिरिंज से ही देंगे आपको करके। उसके बाद जब मैंने वैक्सीनेशन दिया सर को पता भी नहीं चला था कि सुई लग चुकी थी। वो खुश थे कि ज़्यादा दर्द नहीं कराया करके। कोरोना वैक्सीन लगवाने के दूसरे चरण का पहला दिन देश के कई बड़े नेताओं के नाम भी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज वैक्सीन लगवाई है। अमित शाह ने आज सुबह मेदांता के डॉक्टरों से कोरोना की वैक्सीन लगवाई।
लेकिन मौसम चुनाव का है तो प्रधानमंत्री मोदी के टीका पर सियासी टिप्पणियां भी हुई और कई सवाल भी उछाले गए। किसी को ये कानो कान भनक तक नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स में जाकर कोरोना का टीका लगवाने वाले हैं, लेकिन कोरोना के टीके से ज्यादा सियासी टीका टिप्पणी होने लगी। प्रधानमंत्री ने असम की पहचान के प्रतीक गमछे को कंधे पर डाल रखा था, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाने वाली दोनों नर्सों में एक पुदुचेरी से थी तो दूसरी केरल से, जहां चुनाव होने जा रहे हैं। मैं पौंडीचेरी से बिलोंग करती हूँ। एम्स में 3 साल से काम कर रही हूँ। अभी आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फ़िलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। My name is Rosamma Anil. I belong to Kerala. I think it's very nice to see sir. अब ये संयोग है या प्रयोग, लेकिन राजनीतिक विरोधियों ने अपने मतलब की चीजों को भांप लिया। भारत सरकार की अभी इसमें पहल रही है तो इसमें प्रधानमंत्री ने आज लगवाया, उससे लोगों में विश्वास आएगा। ये भ्रांतियां जो बहुत सी हैं वो उसमें जो है कम से कम कमी आएगी। और दूसरा, इन नर्सों को दिखाने की क्या जरूरत है भाई? नर्स का कोई कैरेक्टर वो होता है, पहचान होती है, नर्स नर्स है। वैक्सीन जैसी बड़ी प्रक्रिया में आपको इस तरीके का नहीं करना चाहिए। कहीं से नर्स हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबको मालूम है ज़्यादातर नर्सें कहाँ से आती हैं, लेकिन उसका भी एक कैरेक्टर बदल रहा है। नॉर्थ से भी नर्सें हैं, कहीं से भी है, तो इसमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो वैसा ये कदम है, इससे विश्वास होगा लोगों को कि नहीं, वैक्सीनेशन जो है वो ठीक काम है। संदीप दीक्षित तक गनीमत थी, जो इन दिनों कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं में चल रहे हैं। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने ऐसा आरोप लगा दिया जिसका कोई तुक नहीं था। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने का पहले भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे एम्स की डायरेक्टर, उन्होंने भी लिया था और बहुत सारा हमारा फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया था। उनको भी सराहना करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को चुना, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाए तो जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया। आज भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सुबह 7 बजे बिना किसी को परेशानी में डाले वो गए और उन्होंने कोरोना का टीका लगाया। अगर मोदी जी ने दर्जनों बार सारे मुख्यमंत्रियों से बात की, देश ने बार बार ये परिचय दिया, तो शायद लगता है कि आज हम लोग राजनीति से ऊपर उठकर इस वैक्सीन की लड़ाई में और वैक्सीन लगवाने के पूरे अभियान में एक हो जाए तो देश का बहुत भला हो। सबसे बड़ी बात जो ऐतिहासिक है कि प्रधानमंत्री जी जो स्वयं फ्रंट से लीड करते हैं, उन्होंने अपने एग्जाम्पल से लीड करके दिखाया। स्वयं उन्होंने आज वैक्सीन ली, अपनी वैक्सीन लेने के लिए अपनी टर्न का वेट किया उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए भी, और उस वैक्सीन को लिया जो पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी। आज से ही कोरोना की कोवैक्सीन वरिष्ठ नागरिकों को लगने वाली थी। 70 साल के प्रधानमंत्री ने एक वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में जाकर कोरोना का टीका लगवाया। साथ ही उन्होंने देश के सभी लोगों से अपील की कि वो टीका जरूर लगवाएं। बाकी रहा राजनीति का सवाल, तो वो कहते हैं ना कि बातें हैं, बातों का क्या। और इस मौके पर मैं इंडिया चाहता कि इस मंच के जरिए आपसे जरूर अपील करूंगा, खासकर उन स्वास्थ्य कर्मियों से जिन्होंने पहली डोज तो लगवाई है लेकिन दूसरी डोज लगवाने में आनाकानी कर रहे हैं। कोरोना का वैक्सीन दोनों डोज के बगैर पूरा नहीं होता है और संक्रमण का खतरा बना रहता है, इसलिए दोनों डोज जरूर लगवाएं, खासकर वो लोग जो दूसरे डोज से अब तक बचते आ रहे थे। प्रधानमंत्री का कोरोना वैक्सीन लगवाना आज दिन भर सोशल मीडिया में ट्रेंड करता रहा। हम आपको दिखाते हैं एक यूजर की इस पर क्या राय है। विजय स्वामी साहब लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज कोरोना वैक्सीन लगवा लिया, इसका साइड इफेक्ट जरूर दिखाई देगा। वैक्सीन मोदी जी ने लगवाया है, लेकिन उल्टी, दस्त और हल्का बुखार विपक्ष और सेक्युलर पार्टी के नेताओं को होने की पूरी संभावना है। किसी किसी सेक्युलर नेता को तो मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। इस पर सुभाष कुमार एक और ट्विटर यूजर है, उन्होंने चुटकी ली है कि विजय स्वामी जी आप जरा बचकर कहें, शायद आपको ना मिर्गी का दौरा पड़ जाए। विपक्षी पार्टी तो दूर की बात है, ये वायरस साथ रहने वाले को भी अटैक करता है।
सियासी समर्थन और विरोध हर जगह मचा है। अब कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को लीजिए, चुनाव में उसे बीजेपी से लड़ना है, लेकिन पार्टी के अंदर की एक धड़ा केंद्रीय नेतृत्व यानी कांग्रेस के आलाकमान से इस कदर असंतुष्ट है कि वो सवाल उठा रहा है। तो सवाल भी ये कि विरोध में खड़े G23 के में बगावत है क्या? पहले ये समझा देते हैं आपको। सियासी अनुमान यही है कि ये नेता विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करेंगे। अगले 2 मई को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। उसके बाद असम, केरल में कांग्रेस जीती तो शायद ये बगावत ठंडा पड़ सकता है, लेकिन अगर नहीं जीती तो राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तब यह हो सकता है कि नेहरू गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष की मांग एक बार फिर तेज हो जाए, जो कि ये G23 ग्रुप कई दिनों से मांग भी करता आ रहा है। फिलहाल असंतुष्ट नेता जम्मू के बाद अब देश के अलग अलग शहरों में अपनी सभाओं की तैयारी कर रहे हैं और इस कड़ी में कांग्रेस के चुनावी फैसले पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस में मौजूदा नेतृत्व से असंतुष्ट चल रहे 23 कांग्रेस नेताओं के ग्रुप ने जम्मू में जमावड़ा किया तो वहां नेहरू गांधी परिवार पर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन G23 के मुखिया माने जाने वाले गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, वो कांग्रेस में बड़े नेताओं के मोहभंग की झलक देती है। मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का तो बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय मांज। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वहीं आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आर्जी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। गुलाम नबी आजाद जिस वक्त राज्यसभा से रुखसत हो रहे थे, उस घड़ी प्रधानमंत्री मोदी की आंसुओं में डूबी तारीफ का असर अब तक है, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं पर उसके असर में कांग्रेस को साजिश की बू आ रही है। हालांकि G23 में शामिल नेताओं का यही मानना है कि आजाद के बयान को गलत अर्थ में लिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता वो तारीफ है, मैं तो सवेरे से कह रहा हूँ वो टंग इन चीक था इनका, और जो बुद्धिमान लोग तो समझ जाएंगे कि इन्होंने तारीफ कहीं नहीं की है। कल को मेरा कोई कार्यक्रम होता, मैं दिल्ली में करता हूँ और बाहर के लोगों को बुलाता हूँ तो रेबेलियन है। कितनी बेवकूफ़ी के बाद में मैं तो इन नेताओं से भी कहता हूँ यार कि चाटुकारिता की भी हद होती है ना। कभी तुमको क्रिटिसाइज भी करना तो कुछ अकल से करो यार, और ऐसा करो कि कांग्रेस को फायदा हो। मतलब माफ़ करिएगा, लेकिन इतने सीनियर लीडर कांग्रेस के, तुम कोई सांसद है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की चाह रखे हुए घूम रहा है यार, बोलो तो कम से कम ऐसे बोलो कि कुछ दिखे तो तुम में यार। पहले आप इस G23 को समझ लीजिए। कांग्रेस के लगातार खराब प्रदर्शन और पार्टी में स्थायी नेतृत्व के अभाव को लेकर 23 बड़े नेताओं ने पिछले साल अगस्त में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं के ग्रुप को G23 कहा गया। हालांकि तब केंद्रीय नेतृत्व से इनके समझौते की भी कोशिश हुई, लेकिन गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने बाद में भी कांग्रेस नेतृत्व से चुभते सवाल पूछने बंद नहीं किए। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी उसका कमजोर संगठन और चुनाव दर चुनाव मिलती हार है। ऐसे में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं सुधरा तो पार्टी का घमासान और तेज हो सकता है। इंडिया चाहता में आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। म्यांमार में सत्ता का संघर्ष तेज हो गया है। फौजी शासन के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर है और बंदूक के जोर पर म्यांमार के फौजी हुक्मरान उसे दबाने की कोशिश में है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया म्यांमार के फौजी सत्ता के खिलाफ खड़ी है, एक मुल्क ऐसा भी है जो खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसे सबूत मिले हैं कि अंदर ही अंदर वो म्यांमार के सैनिक शासन का समर्थन कर रहा है। वो देश कोई और नहीं, हमारा भी दुश्मनी है। मैं चीन की बात कर रहा हूं। अब बिना अपने मतलब के चीन कुछ करता नहीं है, तो चीन के इस समर्थन की वजह भी जरा समझ लीजिए। म्यांमार में लोकतंत्र को फौजी बूटों तले रौंदा गया तो जनता बगावत कर सड़कों पर आ गई।
एक तरफ सेना है और दूसरी तरफ लोकतंत्र समर्थक। सत्ता का संघर्ष अपने चरम पर है। फौजी हुकूमत खुद को बचाने के लिए अपने ही लोगों का खून बहाने से भी गुरेज नहीं कर रही। 1 फरवरी को म्यांमार में तख्तापलट हुआ था और फौजी जनरल मिन ऑन्ग लैंग ने बंदूक के जोर पर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। यूं तो म्यांमार में तख्तापलट का इतिहास है, लेकिन इस बार जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पूरी दुनिया म्यांमार के तख्तापलट के विरोध में खड़ी हो गई है। इसके बावजूद म्यांमार के सैनिक हुक्मरान जनता की आवाज दबाने में लगे हैं। उनके इस रवैये की वजह चीन को माना जा रहा है। लगातार ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि म्यांमार के जनरल के सिर पर चीन का हाथ है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ दिनों में चीन से कई अघोषित कार्गो उड़ानें म्यांमार पहुंची हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक इन उड़ानों में अज्ञात सामान और लोगों को लाया और ले जाया जा रहा है। बात करेंगे ट्विटर पर दिए गए मेरे आज के शब्द की। जहाँ वर्षों से मेरे दिन की शुरुआत एक शब्द के साथ होती है और आज सुबह जो शब्द मैंने ट्वीट किया वो था मिसाल। इस पर मेरे एक फॉलोअर है अनुराग शर्मा अपनी प्रतिक्रिया लिखते हैं, अपनी शख्सियत की क्या मिसाल दूं यारों, न जाने कितने मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। ऐसे ही एक और फॉलोअर है प्रदीप जोशी, वो लिखते हैं कि ना हिंदू बन ना मुसलमान बन, कर कोशिश तू इंसान बन। तू मनु है तू मानव बन, तू मानवता की मिसाल बन। तू मुल्ला बन ना पंडित बन, तू रहम करके रहमान बन। तू राम बन तू रहीम बन, तू विवेकानंद की हुंकार बन। क्या खूब कहा है प्रदीप जोशी साहब ने, बहुत बहुत बधाई हो आपको। वैसे ही कुमार स्वामी साहब ने मिसाल दे दी उड़न परी हीमा दास की, तो आपको मिसाल के तौर पर हम हीमा दास की कहानी भी सुना देते हैं। हीमा दास ने पहले देश का नाम दुनिया में रोशन किया और जब उन्हें पुलिस अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने खाकी वर्दी भी पहनी। हीमा दास ने इसे बचपन के सपने का सच होना बताया। हीमा दास बताती हैं कि उसकी मां भी यही चाहती थी कि वह असम पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करे। आज के लिए मेरे साथ इंडिया चाहता है में इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।